Hello bachcho, good morning, good afternoon, good evening all of you. So welcome to my channel, welcome to the class. Okay, so today here we are going to start a new chapter. Okay, so हमारा हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो चुका है और हम आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे बोरॉन एंड कार्बन फैमिली। ओके, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में आप जैसे देख सकते हो, इस पीरियोडिक टेबल में बोरॉन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, बोरॉन फैमिली में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ओके, और निहोमियम। ओके, तो छठा एक एलिमेंट्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, निहोमियम। ओके, निहोमियम। ओके, तो ये अभी इसकी डिस्कवरी अभी हुई है, इसलिए ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं, इसको मिला के, नियोमियम को मिला के। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है। ओके, इस पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 13 है, ओके, ग्रुप नंबर 13, ओके, ग्रुप नंबर 13 में जो भी एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन से स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स। ओके, सो इन बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स इट कंटेन 6 एलिमेंट्स। ओके, देन एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो फाउंड होने वाला जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। ओके, एल्यूमिनियम वो कितने, उसके परसेंट कितने होते हैं? 7.4% एल्यूमिनियम इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बोरॉन फैमिली में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ओके, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो किस तरह से होते हैं देखो, ये ग्रुप नंबर 13 में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली उसके पास उसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और NP1 में ये आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2p1। ओके, उसके आउटरमोस्ट सेल है, सेकंड सेल इज आउटरमोस्ट सेल, तो सेकंड सेल में 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, सब ऑर्बिटल्स, तो s और p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो बाकी की जो ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी रहेगी। ओके, सो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार होगा। तो उसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्रुप नंबर कौन सा है? इसका बोरॉन का 13 ग्रुप नंबर से और पीरियड नंबर 2 है, दूसरे पीरियड में ये फाउंड होता है। ओके, तो ऑब्वियसली सेकंड पीरियड में तो 2 ही यहाँ पर सेल्स होंगी। ओके, 2 ही सेल प्रेजेंट होगी इस बोरॉन में। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से हम लिखेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। ओके, ये यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ओके, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 ही सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? नियॉन 3s2 3p1। तो इस सब में गैलियम, इंडियम और थैलियम में भी उसका आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? s2p1। ओके, ओके, yes, ns2 np1 ऐसा होता है। तो उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया उसका जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, देन ऑल द ग्रुप एलिमेंट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ग्रुप नंबर 13 में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं? सेम होती है, क्योंकि उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? सेम है। दैट इज व्हाई इट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। ओके,
So then some of the properties of boron differ from other groups element due to difference in its penultimate electronic configurations. Okay, so penultimate electronic configurations का मतलब आपको पता है, समझो ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है और ये दूसरी सेल है, तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं. ओके, इट इज कॉल्ड एज द आउटर मोस्ट सेल एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज द पेनल्टीमेट सेल. इसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं. Penultimate cell, why it is called as the penultimate cell? Because it is present just below the outermost cell. Okay, outermost cell के just below जो present होती है, second last जो cell होती है उसकी atoms की, उसको हम क्या बोलते हैं, penultimate cell बोलते हैं. ओके, तो आपको पता है penultimate cell में जैसे बोरॉन है, बोरॉन के penultimate cell कौन सी होती है, 1s. ओके, 1s2. ओके, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 1s2, 2s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 एंड 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बोरॉन का, एटम नंबर 5 होता है. ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी पेनल्टीमेट सेल होगी, ये उसकी आउटर मोस्ट सेल होती है. ओके, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, ये बोरॉन की जो पेनल्टीमेट सेल है वो उसमें s ऑर्बिटल होता है और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, वैसे ही अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की पेनल्टीमेट कैसी होती है, पेनल्टीमेट सेल में s और p ऑर्बिटल्स होती है. ठीक है, s और p ऑर्बिटल. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, ओके, 2p6 और 3s कितना होता है यहाँ पर 2 और 3p1 ऐसा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये उसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई और ये उसकी पेनल्टीमेट सेल हो गई. तो पेनल्टीमेट सेल डिफर है बोरॉन से. ओके, बोरॉन में एक ही सबसेल है और एल्यूमिनियम में 2 सबसेल प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो अदर 3 एलिमेंट जो है कौन कौन से, गैलियम, थैलियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम में उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है और पेनल्टीमेट सेल है, पेनल्टीमेट सेल में 3 सबसेल्स होती है SPD और वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है. ओके, तो इसी के चलते इस पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो डिफरेंस दिखाई देता है, उसी के वजह से बोरॉन, एल्यूमिनियम और अदर जो एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़े से चेंज आने लगते हैं. ओके, थोड़े से चेंजेस हमें दिखाई देते हैं. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. ओके, सो बाद में देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. बोरॉन फैमिली में जो भी एलिमेंट्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो बोरॉन इज सेमी मेटल्स. तो आपको पता है बोरॉन कैसा है, सेमी मेटल से मतलब मेटलॉइड है. ठीक है, जिगजैग लाइन में वो प्रेजेंट होता है. तो जो बोरॉन है, बोरॉन इज अ सेमी मेटल. इट्स क्रिस्टलिन फॉर्म इज हार्ड. उसका जो क्रिस्टलिन फॉर्म होता है वो हार्ड होता है. ओके, और इनर्ट होता है एंड प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसी के वजह से, इनर्ट होने की वजह से, हार्ड होने की वजह से वो कैसा होता है, प्योर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बोरॉन की जो आउटर मोस्ट सेल है, बोरॉन कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, ओके, कितने बॉन्ड बना दे, यहाँ पर देखो 1 और ये 2 और ये 3. ओके, 3 एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होता है और ये 1 4 5. ठीक है, तो बोरॉन की जो एटॉमिक नंबर है 5 है, तो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो वो कंप्लीटली बॉन्डेड है. तो दैट्स व्हाई इट इज इनर्ट इन नेचर, मींस इट इज स्टेबल. दैट्स व्हाई इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो ये है बोरॉन. बोरॉन ऐसे दिखता है, फिजिकली ऐसे दिखता है, वो रॉक होता है बोरॉन का. ठीक है, तो ये इस तरह से दिखता है हमको और ये इसकी ज्योमेट्री है. ओके, दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ बोरॉन. ओके, बोरॉन. ओके, तो आई हैव अंडरस्टूड दिस. उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ये बहुत ही जरूरी है. ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस एलिमेंट शोज +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज NH2 and NP1. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. दैट्स व्हाई एक तो ये उसकी जो आउटर मोस्ट सेल NS तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये एक बॉन्ड बना सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ. तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, +1 होगी. अगर NS2 और NP1 के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होगी, +3 होगी.
ओके, तो ये कंपाउंड वो फॉर्म कर सकता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +3 के साथ, वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ओके, तो आपको पता है जो बोरॉन फैमिली में जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 और +3 होती है। देन बोरॉन शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, बोरॉन क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, व्हाइल अदर एलिमेंट शोज +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बाकी की जो एलिमेंट्स है बोरॉन को छोड़ के वो क्या कर सकते हैं, +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ओके, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। किस तरह से ज्यादा स्टेबल होती है देख लेते हैं। जैसे हम बोरॉन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ओके, ऊपर से नीचे जाते हैं, तब उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं। ओके, और उसमें जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो भी एक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, देखो, द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट एटॉमिक s orbital to remain unshared in compounds of post transition metal। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कौन से, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ये जो सेल है NH2 जो सेल है आउटरमोस्ट सेल्स, ये कैसी होती है, ओके, ये क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करती। जब बॉन्डिंग फॉर्मिंग होती है तब वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करती, मतलब इट रिमेन्स अनशेयर्ड। ओके, सो कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, फिर Np में जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके, सो दैट्स व्हाई उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है होती है वो +1 होती है। ओके, वो कौन सी होती है, +1 होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप नंबर 13 में, ओके, जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, सेल बढ़ती है। ओके, जैसे जैसे सेल बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो जाता है, ओके, अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो जो NS ऑर्बिटल है, NS ऑर्बिटल ये कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। इसका मतलब क्या, NS ऑर्बिटल्स को न्यूक्लियस कम्प्लीटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज कर सकता है या शेयर कर सकता है, Np में जो इलेक्ट्रॉन है वही शेयर कर सकता है, मतलब वो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो एक ही बॉन्ड अगर वो फॉर्म करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +1 होती है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड दैट, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है। तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पता चला होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड, वो अपने एटॉमिक आउटरमोस्ट सेल में जो NS ऑर्बिटल होती है वो अनशेयर्ड होती है, रिमेन अनशेयर्ड रहती है। ठीक है, क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अपने जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो अनशेयर्ड रखती है। ओके, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे एज ए रिजल्ट द इनर पेयर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स रिमेन मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड हेंस पार्टिसिपेट लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे गैलियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। गैलियम क्या करती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ओके, इन सम कंपाउंड्स लाइक GaCl2। GaCl2 में देखो आप गैलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, ओके, क्लोरीन के साथ, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। ठीक है, बट एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैलियम +1 एंड गैलियम +3। इसकी कॉम्बिनेशन में, अगर उसकी कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है, तो गैलियम प्लस गैलियम
Cl4 ये कंपाउंड है, उसके साथ अगर ये गैलियम कंबाइन होता है, ओके, तो उस केस में क्या फॉर्म होता है, गैलियम Cl2 फॉर्म होता है। इस केस में दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। लेट्स टेक अनदर, ओके, सो टेंडेंसी, another topic, that is the tendency to form ionic compound। ionic compound फॉर्म कर सकता है बोरॉन फैमिली में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं देखते हैं। इट इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, ओके। सो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होती है वो बोरॉन से थैलियम तक इंक्रीज हो जाती है, मतलब बोरॉन की सबसे कम होगी, थैलियम की सबसे ज्यादा होगी। थैलियम सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ओके। बोरॉन सबसे कम आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ओके। तो ये किस तरह से होता है देखो, तो बोरॉन जो है वो क्यों ऐसा उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो कम आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ओके। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बोरॉन का साइज जो है, एटॉमिक साइज बहुत ही कम होता है, ओके। बोरॉन का एटॉमिक साइज बहुत ही कम होता है और दैट्स व्हाई बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होती है, वेरी हाई होती है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो उसके जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर लूजली बॉन्डेड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो बोरॉन के केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसी की वजह से वो अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉम्पेंसेटेड बाय लैटिस एज वेल एज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ओके। सो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, ओके। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि लैटिस एनर्जी ऑफ ए क्रिस्टलिन सॉलिड, ये क्रिस्टल है, ओके। ये जो एलिमेंट्स है बोरॉन और थैलियम इसकी क्रिस्टल्स होते हैं, ओके। तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि लैटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टलिन सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस आर कंबाइंड टू मेक अ कंपाउंड। जब ये आयन फॉर्म करेगा, आयन कब फॉर्म करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा या गेन करेगा तब क्या होगा, आयन फॉर्म होगा, और आयन जब फॉर्म होता है तब वो नए कंपाउंड बनाता है। उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ओके। तो बोरॉन के केस में उसका साइज बहुत ही छोटा है, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन नहीं करेगा, ठीक है, लूज या गेन नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाई उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ओके। उसको अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज वेरी वेरी हाई, ओके। सो अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है तो उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगोज हाइड्रेशन, ओके। ये मोल अगर उसका, ओके, 1 मोल ऑफ आयंस अगर फॉर्म होते हैं उस कंपाउंड्स के, उस एलिमेंट्स के, ठीक है, आयंस अगर फॉर्म होते हैं तो आयंस क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो टेंडेंसी होती है जब वो हाइड्रेशन करते हैं तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ओके। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी, ओके। तो इसी के चलते जो टेंडेंसी होती है बोरॉन की आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की या आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की वो कम होती है, ओके। बोरॉन की सबसे कम होती है, उसके बाद बढ़ती जाती है, बढ़ती है, ओके। उसके बाद एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, वैसे वो कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। बोरॉन क्या कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ओके। बोरॉन कैन फॉर्म अ कोवैलेंट, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड, ओके, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन,
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब वो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बोरॉन डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड। ओके, सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। So boron can form only covalent compound. Okay, the charge density, small size and high charge. Okay, जो चार्ज डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम की, उसका साइज छोटा होता है लेकिन चार्ज ज्यादा होता है। ओके, सो इट अलाउ टू फॉर्म बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। सो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो आयन भी फॉर्म करता है, 3+ आयन फॉर्म करता है, ठीक है। सो इस केस में वो क्या कर सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं और आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये उसकी टेंडेंसी है। देन गैलियम फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट गैलियम क्लोराइड। ओके, गैलियम भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, गैलियम क्लोराइड एक्सेप्ट। तो गैलियम आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, ओके, और चार्ज छोटा होता है। ओके, चार्ज छोटा होने की वजह से और साइज बड़ा होने की वजह से इजीली वो आयन फॉर्म कर सकता है। और आयन अगर फॉर्म करता है तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद थैलियम फॉर्म्स ओनली आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक जो थैलियम होता है, थैलियम का एटॉमिक नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब साइज बड़ा होता है, ठीक है। उसी के वजह से वो आयन भी फॉर्म कर सकता है और आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये तो थी उसकी टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी +3, ओके, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 और सब बोरॉन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है +3 होती है। ओके, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर क्वाइट हाई। उसके जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, दिस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी हाई होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओके, so standard oxidation potential is much like the standard reduction potential। standard reduction potential के जैसा होता है, ठीक है। तो standard oxidation potential मतलब क्या होता है कि it is the tendency होती है, ओके। standard oxidation potential का मतलब क्या होता है, it is the tendency for the species to be oxidized at standard condition। ओके, standard condition में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, मतलब ऑक्सीडाइज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। ओके, समझो हमारे पास एक कॉपर है, ठीक है, कॉपर इस सॉलिड फॉर्म में इसका हम ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या करेगा, आयंस फॉर्म करेगा, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम ये सॉलिड अगर है तो ये क्या करेगा, Al3 पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है। तो इस केस में उसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी हाई होते हैं। मतलब क्या, इट इज द टेंडेंसी, ये स्पेसिस की टेंडेंसी है ये टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसका ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का, ओके। सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन इज लो। बोरॉन की लो होती है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता या गेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है बोरॉन की, बहुत ही छोटा है, ओके। बोरॉन इज लो बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। जब हम एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो उसका आयंस फॉर्म नहीं करते, पॉजिटिव आयंस फॉर्म नहीं करते, ओके। लेकिन एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। Due to higher charge density +3, these elements have much greater tendency to form complexes। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं than the S block elements। मतलब बोरॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है लेकिन लेस क्वांटिटी में, ठीक है। लेकिन बाद में जो एलिमेंट्स होते हैं, बाद के जो एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद गैलियम, थैलियम, इंडियम, ये सब जो एलिमेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के ऊपर क्या एक्शन होती है,
बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ बोरॉन रिएक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या करते हैं, इट गिव्स अनायन, ओके, इट गिव्स अनायन, ये अनायन देते हैं, ठीक है, अनायंस दैट डू नॉट एक्ट एज ऑक्सीडेंट, ओके, एंड डू नॉट एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीजन करके काम नहीं करते, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके काम नहीं करते, ओके। सो इसकी जो पीएच होता है, इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है लेस देन 2+, ओके, 2 से कम होता है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है HI, HCl, ओके, HBr, these are the examples of non oxidizing acid. So boron does not react with non oxidizing acid, इसके साथ रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। Then boron dissolve in nitric acid forming boric acid, ठीक है। बोरॉन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट होता है, तब हमको क्या मिलता है, H2BO3 बोरिक एसिड मिलता है, ये बोरिक एसिड है, ठीक है, बोरिक एसिड, ओके, प्लस N2, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ट्वाइस लिया है, ठीक है, BO3 और यहाँ पर H2 आएगा, H2BO3 और यहाँ पर N2 ये रिलीज होता है, ठीक है। इस तरह से हमको रिएक्शन मिलती है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम डिसॉल्व इन एसिड फॉर्मिंग M3 पॉजिटिव आयंस, ओके। ये आयंस M3 पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं जब एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम डिसॉल्व होते हैं एसिड में, ओके। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आयंस फॉर्म करते हैं। सपोज हमारे पास जो ट्वाइस Al है, Al सॉलिड फॉर्म में है और ये 6HCl के साथ जब रिएक्ट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ओके, तब हमको क्या मिलता है इस रिएक्शन में, ट्वाइस Al3 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर देखो 3 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, दिस इज इन एक्वस सॉल्यूशन। प्लस उसके साथ क्या फॉर्म होता है, 6Cl फॉर्म होता है, प्लस ट्वाइस H2B फॉर्म होता है, ये गैसेस फॉर्म होता है, ठीक है, दिस इज एक्वस फॉर्म, ओके। So in this way this can form Al3 positive ions, okay. Then thallium dissolve in acid forming univalent thallium ions, okay. Univalent thallium ions, ये उसकी वैलेंसी 1 होती है thallium की, okay. So inert pair effect के साथ thallium की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। तो ये जब एसिड में डिसॉल्व होता है, okay, thallium dissolve in acid forming univalent thallium ion, तो univalent thallium ion फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ अल्कलीज, अल्कलीज के साथ कैसे रिएक्ट होता है, ठीक है। तो बोरॉन डिसॉल्व ओनली इन फ्यूज अल्कली, फ्यूज अल्कली मतलब फ्यूज अल्कली जब हम हीट करते हैं तो वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज अल्कली बोलते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स आपको पता है ग्रुप नंबर 1 में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बोरॉन डिसॉल्व ओनली इन फ्यूज अल्कली टू फॉर्म अ बोरेट, ओके, बोरेट एंड हाइड्रोजन, ओके। बोरेट फॉर्म कर सकता है और हाइड्रोजन फॉर्म कर सकता है। आपको बोरेट का फार्मूला पता है, ठीक है, O नेगेटिव, ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, मतलब BO3, इसको हम क्या बोलते हैं, बोरेट बोलते हैं, ओके, बोरेट, ये बोरेट फॉर्म कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद वो हाइड्रोजन भी फॉर्म करता है, H2 गैस फॉर्म कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे एल्यूमिनियम एंड गैलियम डिसॉल्व इन फ्यूज एज वेल एज एक्वस अल्कलीज, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एंड गैलियम डिसॉल्व इन फ्यूज एज वेल एज एक्वस अल्कलीज। उसके बाद हम देखेंगे इंडियम रिमेन्स इनसॉल्युबल इन कॉस्टिक अल्कलीज, और कॉस्टिक अल्कलीज आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक अल्कली बोलते हैं, ठीक है, सोडियम को कॉस्टिक अल्कली बोलते हैं, ओके। सो इंडियम रिमेन्स इनसॉल्युबल इन कॉस्टिक अल्कली इवन ऑन हीटिंग, जब हम हीटिंग भी अगर करें तो भी वो इनसॉल्युबल होता है, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द टॉपिक्स, ओके।